सभी का मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुआवजे का फॉर्मूला आज तय होगा। बड़ी जानकारी, जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे का फॉर्मूला आज तय किया जाएगा। सरकार को सिफारिशें सौंपेगी कमेटी, कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुआवजे का फॉर्मूला आज तय किया जाएगा। जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजे का फॉर्मूला, सरकार को सिफारिशें सौंपेगी कमेटी, कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा। जोशीमठ प्रभावितों के लिए जो मुआवजा देना है उसको आज तय किया जाएगा। जो फॉर्मूला है मुआवजे को लेकर उसको आज तय किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार को सिफारिशें सौंपेंगे कमेटी, रिपोर्ट और कैबिनेट में अंतिम फैसला लिया जाएगा। जो फॉर्मूला तय किया गया है मुआवजे को लेकर उसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जोशीमठ प्रभावितों के लिए मुआवजा फॉर्मूला आज तय किया जाएगा और रिपोर्ट जो है आज कैबिनेट को सौंपी जाएगी। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर आज फैसला लिया जाएगा। शासन और परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बैठक करेंगे। बैठक में बात नहीं बनी तो हड़ताल करेंगे रोडवेज कर्मचारी। 31 जनवरी को आधी रात के बाद हड़ताल पर जाएंगे। परिवहन विभाग और रोडवेज प्रबंधन हड़ताल रोकने की कोशिश में है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो आज बैठक होनी है। परिवहन विभाग और रोडवेज के अधिकारी इस हड़ताल को खत्म करने की कोशिश में। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज बैठक, और बैठक में बात नहीं बनी तो हड़ताल रोडवेज कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। 31 जनवरी को आधी रात के बाद हड़ताल किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। यहां पर रोडवेज की हड़ताल पर आज फैसला, शासन और परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बैठक करेंगे। बैठक में बात नहीं बनी तो फिर एक बार हड़ताल पर जाएंगे रोडवेज कर्मचारी। 31 जनवरी की आधी रात से हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर झंडा फहराया गया। सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के समय सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी हो रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। बड़ी जानकारी, कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। कांग्रेस कार्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर झंडा फहराया गया। सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण के समय सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कांग्रेस कार्यालय से झंडारोहण किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया गया और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर ये झंडा फहराया गया है। मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी हो रही है और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पदाधिकारी बैठक में G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई है। साथ ही कार्यक्रम में इसकी जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि यह समूह दुनिया का 85% जीडीपी, 75% विदेशी व्यापार और 60% जनसंख्या वाले देशों का है। वहीं विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भारत को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना बहुत गर्व का विषय है। उस पर उत्तराखंड के लिए यह कार्यक्रम बेहद सुनहरा अवसर लेकर आएगा। है, G20 है, वो सशक्तिकरण है, मन की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम केंद्र के द्वारा चल रहे हैं। उनका काफी हद तक उत्तराखंड आगे चल रहा है उसके अंदर, और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन एक आज खुशी की बात है कि सऊदी अरब अमीरात ने पाकिस्तान को डांट लगाई है कि वो अपनी हद में रहे। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको छेड़छाड़ नहीं करे। या निर्धारित हो गया है उन लोगों के लिए। विश्व में बैठे हुए अनेकों देश हमें उल्टा सीधा पाठ पढ़ाने की बात करते हैं। वे देश में रहने वाले
अनेकों लोग बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए कश्मीर पर। तो जोशीमठ में भूदसाव के चलते 27 आंगनवाड़ी केंद्र प्रभावित हुए। अब इन सभी 27 आंगनवाड़ी केंद्रों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर शुरू करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनवाड़ी को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जोशीमठ में 27 आंगनवाड़ी केंद्र भूदसाव के चलते प्रभावित हुए, जिन्हें शिफ्टिंग के लिए निर्देश दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों को शिफ्टिंग कर जल्द शुरू किए जाने से गर्भवती, गर्भधात्री और नवजात से 6 साल के बच्चों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना है, उन योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इन 27 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना कोई भवन नहीं था, वो या तो सरकारी संस्थाओं में या तो विद्यालयों में, पंचायत घरों में अथवा जो है किराए के भवन में, तीनों व्यवस्थाओं में संचालित थे। इससे जुड़े हमारी जो महिलाएं थी, गर्भधात्री हो या गर्भवती महिला हो अथवा हमारे 0 माह से लेके हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, लगभग इन सबकी संख्या लगभग 154 जो है ये संख्या निकल कर आई है। और विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जिस प्रकार से पूर्व में संचालित थे, अब विस्थापित के साथ में उसका दूसरी जगह संचालन कराना जो है वो सुनिश्चित करे, ताकि गर्भवती महिलाओं को हो अथवा हमारे 0 माह से लेकर हमारे 6 वर्ष तक के बच्चे हों, उनको मिल रही जो सरकार की सहायता है। तो खबर देहरादून से है, जहां न्याय विभाग ने 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर भी नकल रोधी कानून लागू करने का सुझाव शासन को दिया है। सुझाव लागू हुए तो यह देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून होगा। सचिव शैलेश बगोली ने न्याय विभाग से अध्यादेश के सुझावों के साथ लौटने की पुष्टि की है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने कुछ दिन पहले उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2023 न्याय विभाग को परामर्श के लिए भेजा था, जिस पर न्याय विभाग ने अपने सुझाव भेज दिए और अब अध्यादेश के ड्राफ्ट में जरूरी सुझावों को शामिल करते हुए उसे दोबारा न्याय विभाग और उसके बाद विद्यायी विभाग को भेजा गया और इसके बाद यह अध्यादेश कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। सीएम का कहना है कि हम नकल रोधी अध्यादेश लेकर जल्द ला रहे हैं, उसमें कठोर प्रावधान होंगे। नकल कराने और करने वालों को 10 साल की सजा होगी। कोई अभ्यर्थी संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 साल तक वह परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही नकल कराने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो नकल करने पर 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। आपको बताते कि नकल कराने वालों की संपत्ति भी कुर्क होगी। ये तमाम प्रावधान है जिसके तहत आपको बता दें नकल रोधी कानून प्रदेश में लाने की तैयारी में है सरकार। और कहा गया कि जो नकल करते पकड़ा गया वो अगले 10 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएगा और वहीं जो नकल करा रहा है उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। ऐसे तमाम प्रावधानों के साथ इस कानून को पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के क्षेत्र भुजिया घाट में हॉर्ले डेविडसन फुटहिल चैप्टर बाइक राइडर्स की टीम पहुंची। इस दौरान टीम के सभी सदस्यों ने बाइक चलाते समय सुरक्षा मानकों पर जानकारी दी। बाइक राइडरों ने युवाओं के अपील बाइक को चलाते वक्त सावधानी बरतने की बात की। तो बाइक राइडर्स की टीम हल्द्वानी पहुंची थी। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को जागरूक रहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर अपील की गई। सुरक्षा मानकों पर भी जानकारी दी गई। तो बाइक चलाते वक्त सावधानी की अपील की है इन राइडर्स ने और बाइक राइडर्स की टीम हल्द्वानी पहुंची थी। हार्ले डेविडसन बाइक राइडर्स की टीम हल्द्वानी पहुंची और सुरक्षा मानकों पर वहां पर लोगों को, खासकर के युवाओं को इसको लेकर जानकारी थी। मेरी सिर्फ यही अपील है कि जो नॉर्म्स सरकार ने बनाए हैं, सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, नियम कायदे कानून बनाए हैं, उनको फॉलो करें। स्पीड लिमिट सेट करिए तो उसका कोई कारण होगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करे। हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपकी सुरक्षा हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है। कितनी महंगी बाइक हो, कितनी महंगी गाड़ी हो, जान से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये अपील है कि अगर आप रोड पे निकलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की भी और लोगों की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। आपको सबसे पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत हाईली सॉलिड हेलमेट्स हैं कि .3 के लेवल है हेलमेट्स का, जिसमें सब बहुत सी सिक्योरिटी होती है। फिर सारे हेलमेट कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो कोई जो आगे होता है वो पहले ही बता देता है कि भाई पीछे गाड़ी आ रही है या गाय खड़ी है या अभी स्लो कर लो या ऐसे कर लो। ये बहुत जरूरी है कि आपस में कम्युनिकेशन लेके चलते हैं।
पहली चीज तो मैं बताऊंगा कि इस ग्रुप में सबसे छोटा मैं ही। मैं 26 साल का हूँ, 22 साल में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मैंने एज ए युवा ही ज्वाइन किया। तो मैंने अपने साथ वालों को देखा, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब बाइक लेके चलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी है। वो बाइक उनकी आखिरी बाइक नहीं है, उसके आगे भी बहुत एक्सपीरियंस है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, आपको सेकंड्स लगेंगे और आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। एक बार पैर टूट गया तो सब खत्म है, शोल्डर टूट गया खत्म, गलती से सर पे लग गई। आगामी महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस के 350 शिवालयों में भी महादेव का जलाभिषेक तीर्थ नगरी के पवित्र गंगाजल से किया जाएगा। गंगाजल की बोतलें त्रिवेणी घाट पर भर ली गई है, जिनको पैकिंग के बाद दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से यह गंगाजल मॉरिशस पहुंचेगा, जहां 24 फरवरी की रात को विधि विधान से पूजा अर्चना कर महादेव का जलाभिषेक गंगाजल से किया जाएगा। तो पवित्र गंगाजल से भरी बोतलें लाई गई है। मॉरिशस शिवालयों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक किया जाएगा। करीब 350 शिवालयों पर जलाभिषेक होगा, जिनको लेकर त्रिवेणी घाट पर बोतलें भरी गई और त्रिवेणी घाट से गंगाजल लेकर यह गंगाजल मॉरिशस पहुंचेगा, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। अगली खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां शिक्षक अपने हकों की लड़ाई के लिए कुर्सी छोड़ दरी पर आ गए हैं। बीआरसी प्रांगण में जसपुर के खंड विकास शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षक धरना दे रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब काम चोरी करते हैं। यहां तक कि शिक्षकों को सीएल का प्रार्थना पत्र भी कार्यालय में समय पर स्वीकृत नहीं हो पाता है। शिक्षकों ने उत्तराखंड राज्य प्राथमिक संघ के बैनर तले अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन विसंगति और संकुल हरियावाला एवं भारतपुर के प्राथमिक शिक्षकों को भी शिक्षकों की भर्ती संशोधित मकान भत्ते दिए जाने की मांग की और साथ ही संकुल शिक्षक ने संचालित विद्यालयों में एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर भी मांग की है। पांच सूत्रीय मांग थी। एक, अध्यापक काफी समय से वेतन विसंगति चल रही है। नंबर 2, काफी सारे शिक्षकों का एरियर अपशेष भुगतान है। और एक सीआरसी हरियावाला भरतपुर सीआरसी में वहाँ मकान भत्ते का विसंगति है। और चूंकि काशीपुर के बीओ हैं, यहाँ पर प्रभारी हैं, तो हमने एक मांग हमारी ये भी है कि सप्ताह में 1 दिन का समय यहाँ के लिए निश्चित किया जाए। अब ये समय काफी समय से ये मांग पूरी न होने के कारण आज हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम ये किया है। तो अधिकारी नहीं है तो अधिकारी की अनुपस्थिति में हो सकता है इस तरह की कुछ चीजें हों, लेकिन मतलब ये ऐसा कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। तो हरिद्वार जिले में इकबालपुर शुगर मिल से 9 करोड़ की चीनी गायब होने के मामले में अब बैंक को भी नोटिस भेजा गया है। मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद शासन ने चीनी चोरी मामले में बैंक को भी शोकोस नोटिस भेजे जाने के निर्देश दिए। साथ ही नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर जिला अधिकारी की एफआईआर तक करने के निर्देश भी दिए हैं। बैंकर्स बताएंगे। जैसे 2 चीजें, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई लॉक तो था नहीं। होता क्या है कि 2 साल के बाद की जो चीनी होती है वो खाने योग्य नहीं मानी जाती। तो 2 चीजें होती हैं, या तो उसको सेल कर देते हैं, जो बिस्किट कंपनी वगैरह जो उस तरह की चीनी को यूज करती हैं वो ले जाती हैं, लेमन जूस वगैरह के जो बहुत सारा यूज है उसके बाद। या फैक्ट्री ओनर्स ये करते हैं कि खराब चीनी को बीच बीच में मेल्ट करके फ्रेश चीनी बनाते रहते हैं, क्योंकि उसका कलर खराब हो जाता है, इसीलिए खाने योग्य नहीं माना जाता और कोई पॉइजनस नहीं होता 2 साल के बाद। तो ये उनसे मांगा गया कि अगर आपने चीनी गलाई है जो कि उनके प्रोसेस में है तो बता दें कि कितनी गलाई है उस बीच में और कितनी फ्रेश चीनी बची, उसका कोई हिस्सा आपको। तो ऋषिकेश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस महकमा बाहर से आने वाले लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए अलर्ट कर रहा है। लेकिन बताते हैं कि ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर के बाहर महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले के लिए झूले लगा रहे ठेकेदार के कर्मचारियों का अब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ और ऐसे में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम करने वाले कर्मचारियों से लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस वेरिफिकेशन का
जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं किया गया और ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस फिलहाल अलर्ट है और पुलिस वेरिफिकेशन पर अब जोर दिया जा रहा है। खबर रुड़की से, जहां कलियर नगर पंचायत ने जायरीनों की परेशानियों को देखते हुए दरगाह क्षेत्र में 2 मोबाइल टॉयलेट रखवाई है, जिसकी साफ सफाई भी कलियर नगर पंचायत कराएगी। कलियर नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि शफकत अली ने बताया कि नगर पंचायत ने दरगाह क्षेत्र में 2 मोबाइल टॉयलेट रखवाई है और दोनों मोबाइल टॉयलेट 20 फीट है, जिससे दरगाह में दूर दराज से आने वाले जायरीनों को इसका लाभ मिलेगा और इलाके में गंदगी भी नहीं फैलेगी। दो टॉयलेट हैं, 10-10 सीटर हैं, लगभग 20 सीटर हो चुकी है। जो हमारे जायरीन हैं, हमारी महिलाएं खुले में शौच करती थी, तो क्योंकि टॉयलेट तो थी लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाते थे, तो हमने वो सब देखते हुए तो उसको ना, उसके लिए खुले में जो शौच वगैरह करती थी कि गंदगी ना हो पाए हमारे कलियर सीप में, सभी देश विदेश और पूरे देश के अंदर से जायरीन आते हैं और सभी धर्मों के लोग एक प्यार का संदेश लेके आते हैं और अपनी मुरादें पाके जाते हैं। तो उनके लिए एक फैसिलिटी छोटी सी नगर पंचायत ने करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ग्रामीणों ने तेंदुए को नरभक्षी घोषित करने की मांग की है। वहीं चौखुटिया तहसील में दिन में तेंदुआ देखने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ महीने पहले तेंदुए ने क्षेत्र में एक श्रमिक को शिकार बनाया था। तेंदुए के आतंक से लोगों में भय का माहौल है। पिछले 2 दिनों से वन विभाग की टीम तेंदुए पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। तेंदुए के कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिससे तेंदुए भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चौखुटिया में तेंदुआ का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं तेंदुए को नरभक्षी घोषित करने को लेकर ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और चौखुटिया में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। सितारगंज में नगर पालिका परिषद चुनाव की तैयारियां प्रत्याशियों ने शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में अंदर खाने लग चुके हैं। वहीं संभावित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तेजी से उभर रहे मुख्तार अहमद ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी। वे अपनी टीम के साथ क्षेत्र में लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। पिछली बार के चुनाव के हिसाब से अब की वोटों की संख्या बढ़ी है। हमारे लोग घर घर जाके वोटों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिसके वोट नहीं बने हैं वो वोट बनवाए, और बाकी जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो भी वोट बनवाए, और जिसके शहर में जो लोग हैं उनकी कोई समस्या है वो जाके उनसे पूछ रहे हैं कि कोई भी परेशानी हो वो हमें बताएं। हमारी टीम लगातार शहर में काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन कमलेश्वर मंदिर में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे घृत कमला पूजा कहा जाता है। यहां पूजा पूरे भारत में सिर्फ कमलेश्वर मंदिर में होती है। इस पूजा में शिवलिंग को 200 किलो घी से ढककर श्रृंगार करने के साथ मंदिर के महंत लंगोट धारण कर जमीन पर लेटकर भगवान शिव की आराधना और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव को 56 प्रकार के भोग लगाकर लोगों के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साथ ही 101 कमल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने मंदिर में पहुंचते हैं और बम बम भोले के नारे लगाते हैं। यह परंपरा सत्ययुग से चली आ रही है और आज भी की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे देश में यह पूजा मात्र श्रीनगर में स्थित कमलेश्वर मंदिर में ही की जाती है। जो अचला सप्तमी घृतकुल पूजा है, ये पौराणिक काल से चली आ रही पूजा है। इसका जो कथा है वह यह है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह शिव के पुत्र से मरे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव जो है दूसरा विवाह करेंगे नहीं पहली पत्नी के सती हो जाने पर। तो जब उसने सारे समस्त ब्रह्मांड में जो है ये वो कर दिया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तो जो है भगवान
सारे देवता जो है भगवान माता सती के पास गए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो माता पार्वती ने बोला कि मैं हिमालय पुत्री के घर में जन्म लेती हूँ और उसके आप लोग जो है शिव जी को जागृत करो। प्रकार से अलग क्योंकि यहाँ पे विशेषकर 56 प्रकार के भोग, जैसे कि आपने पूछा, 56 प्रकार के भोग भगवान कमलेश्वर को लगाए जाते हैं और उस भोग का निर्माण कमलेश्वर महंत जी के द्वारा ही यहाँ पे कराया जाता है। जो उनके धर्मपत्नी अर्धांगिनी हैं वही इस भोग को पकाती हैं और भगवान कमलेश्वर को अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत भगवान कमलेश्वर जी को दिव्य श्रृंगार से जो है सजाया जाता है और उसके बाद पूज्य महंत जी दिगंबर अवस्था में यहाँ पे मंदिर की लेट कर परिक्रमा करते हैं। शक्तिमान एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के चुनाव गांधी मैदान में संपन्न कराए गए, जिसमें शक्तिमान यूनियन अध्यक्ष पद पर भारी मतों से अमन सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की। बता दें, अन्य पदों के लिए शुरू में ही निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे और अध्यक्ष पद पर अमन सिंह और मनोज गुप्ता आमने सामने रहे। इस दौरान अध्यक्ष पद पर अमन सिंह ठाकुर को 239 वोट मिले, तो वहीं मनोज गुप्ता को 87 वोटों के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा। शक्तिमान समिति के संरक्षक और सदस्यों तथा प्रशासन की मौजूदगी में परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान संरक्षक मनोज कुमार, बच्चन सिंह, भुवन कॉलोनी, लियाकत हुसैन, तनवीर हुसैन, उप निरीक्षक दिलवर सिंह भंडारी आदि मौजूद रहे। अभी सभी युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मुझे इतनी बड़ी जीत दिलाई है। मैं उनके भरोसे को कभी नाकामयाब नहीं होने दूंगा, खड़ा रहूंगा। पहला मेरा मकसद है हर वाहन स्वामी अध्यक्ष बनेगा और हर वाहन स्वामी को सम्मान मिलेगा। जो ये आज तक सिस्टम जो बिखरा हुआ है वो एक नए सिरे से जाएगा, पुराना सब भुला जाएगा, नए सिरे से जाएगा। सभी हम सब मिलकर एक नए सिरे से अच्छा काम करेंगे। सभी वाहन हित हुए, सभी वाहन हित हुए पहुंचेंगे। 650 के आसपास वोटर थे, जिसमें से जो है 326 वोट पड़े और विजय जो घोषित हुए हैं अमन जी, उनको 326 में से 239 वोट उन्हें मिले और मनोज गुप्ता जी जिन्हें 87 वोट मिले। वहीं विकासनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तरीय पेंचवर्क सिलाट जूनियर, सब जूनियर और प्रीटीन प्रतियोगिता में प्रतिभाग पर पदक पाने वाले खिलाड़ियों सम्मानित किए गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे और पदक विजेताओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस समय बच्चों में बड़ा उत्साह है स्पोर्ट्स को लेकर के, अलग अलग विधाओं में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने जब से खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, तब से एक जबरदस्त उत्साह पूरे देश के अंदर हमारे बच्चों में स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं के लिए है। ये राष्ट्रीय पेंचवर्क सिलाट प्रतियोगिता थी जो महाराष्ट्र के नंदेड़ में आयोजित हुई थी और जूनियर कैटेगरी, जिसमें प्री टीन, सब जूनियर, जूनियर बच्चे खेलते हैं 8 साल से लेके आपके 17 साल तक के बच्चे, जिसमें उत्तराखंड टीम में 45 बच्चे गए थे और उसमें से 14 मेडल आए हैं, जिसमें 12 मेडल जो आए हैं वो हमारे विकासनगर के बच्चे लाए हैं। MA स्पोर्ट्स अकेडमी है जो 2 जगह चलती है, एक विकासनगर में, एक हरभटपुर में। इस अकेडमी के बच्चे लाए हैं, जिसमें 1 गोल्ड और हमारे 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। काशीपुर में आगामी पास होने जा रहे बजट को लेकर व्यापारी और आम जनता ने सरकार से उम्मीद लगा रखी है। बता दें कि आगामी बजट 2023-24 पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस युवा नेता अब्दुल कादिर व कांग्रेस नेत्री इंदुमान ने बीजेपी पर निशाना साधा। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डावाडोल हुई है। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं न कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं न कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं
2024 तक जो 2023-24 का जो बजट का प्रोग्राम है, एक आम आदमी की यही आशा रहेगी कि ऐसा बजट हो कि इंसान अपनी जिंदगी को आसान बना पाए। जो मुश्किलें उसके सामने आ रखी हैं, छोटी छोटी चीजें उसकी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो उनको ही उसी से नहीं लड़ पाता है और फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें रेलवे में का से लेके टैक्सेस देने हैं, हर चीज में टैक्सेस का एक बड़ा सा। देखिए, कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि उम्मीदें तो इस सरकार से हमें बहुत कम है। मैं शुरुआत करूंगी 2014 से और दो बात जरूर याद करूंगा। एक तो बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया था और जो चुनाव जीता था, वो इस बात पे जीता था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा महंगाई कर रखी है, उसको कम करें। और उसी समय जो आज की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने देहरादून में हमारी राजधानी में सिलेंडर को लुढ़का के, जो कि उस समय 400 से भी कुछ कम ही हुआ करता था या 400 हुआ करता था, उस पर सिलेंडर और बहुत ज्यादा हल्ला कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मचाया था। लेकिन आज सिलेंडर हमारे घर पर भी 1150 में आ रहा है, पहाड़ में जाते हुए वो 1500 से ऊपर हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।